हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशा बंसल गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर से। आज हम बात करते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त में आज का अपना टॉपिक है स्वतंत्र व्यापार बनाम संरक्षण। इसमें हम कवर करेंगे स्वतंत्र व्यापार का अर्थ, स्वतंत्र व्यापार की विशेषता, स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं और स्वतंत्र व्यापार के विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं स्वतंत्र व्यापार के अर्थ से। देखिए, स्वतंत्र व्यापार क्या है। स्वतंत्र व्यापार एक ऐसा व्यापार है जो विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है, तो वह व्यापार स्वतंत्र व्यापार कहलाता है। यानी कि ऐसा व्यापार जिसमें सरकारी नियंत्रण का अभाव है। आयात निर्यात की क्रियाएं, क्रय विक्रय की क्रियाएं बिना किसी नियंत्रण के की जाती है। आसानी से कहीं किसी भी देश से वस्तुओं का आयात किया जा सकता है और किसी भी देश में वस्तुओं का निर्यात स्वतंत्रतापूर्वक किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। प्रोफेसर सैमुएल्सन ने भी कहा है कि स्वतंत्र व्यापार वह स्थिति है जिसमें बाह्य हस्तक्षेप एवं एकाधिकार ना हो तथा अनिश्चितता एवं अविभाज्यताओं का अभाव हो। इस प्रकार से स्वतंत्र व्यापार एक ऐसा व्यापार है जिसमें बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता, किसी भी प्रकार का एकाधिकार नहीं होता, अनिश्चितताओं का अभाव पाया जाता है, अविभाज्यताओं का अभाव पाया जाता है। तो इस प्रकार से स्वतंत्र व्यापार बिल्कुल स्वतंत्रतापूर्वक किया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार की नियंत्रण की और हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पाई जाती है। आगे देखिए स्वतंत्र व्यापार की विशेषता। स्वतंत्र व्यापार में क्या विशेषताएं पाई जाती है। देखिए, सबसे पहले आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। स्वतंत्र व्यापार की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसमें आयात निर्यात आसानी से किए जा सकते हैं, इन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध उपस्थित नहीं होता। सरकार किसी भी प्रकार का नियंत्रण इन पर नहीं लगाती। किसी भी प्रकार के तटकर की अनुपस्थिति पाई जाती है, यानी कि वस्तुओं के आयात पर किसी भी प्रकार का शुल्क, प्रशुल्क या तटकर सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। अभ्यंश प्रणाली का अभाव होता है। देखिए, अभ्यंश प्रणाली क्या होता है। अभ्यंश का मतलब होता है कोटा निर्धारित करना या मात्रा का निर्धारण कर देना। यानी कि सरकार द्वारा स्वतंत्र व्यापार में किसी भी प्रकार की मात्रा का निर्धारण नहीं किया जाता। व्यक्ति फ्री है, आयात तक निर्यातक फ्री है, कितनी भी मात्रा का आयात निर्यात किया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है, कोटा प्रणाली उपस्थित नहीं होती। उत्पादन के साधनों के प्रयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। उत्पादन के साधनों का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है, उनके प्रयोग पर किसी भी प्रकार का कोई भी नियंत्रण स्थापित नहीं होता। विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, यानी कि विदेशी मुद्रा का आसानी से क्रय विक्रय किया जा सकता है, उस पर किसी प्रकार की सरकारी रोक टोक नहीं होगी, सरकारी नियंत्रण उसमें नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी विदेशी मुद्रा का लेन देन आसानी से कर सकता है। घरेलू अर्थव्यवस्था में संरक्षण का अभाव होता है, यानी कि घरेलू उद्योगों में किसी प्रकार का संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता। संरक्षण के क्रिया के अंतर्गत संरक्षण को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ संरक्षण क्या होता है। संरक्षण का मतलब होता है कि घरेलू उद्योगों को बहुत ही जिसको हम बोल सकते हैं उन पे किसी प्रकार का कर में छूट दे दी जाए, ऋण बहुत ही कम ब्याज दर पर दे दिए जाएँ या बिल्कुल बिना ब्याज के ऋण दे दिए जाएँ, उन्हें लाइसेंस प्रक्रिया में छूट दे दी जाए। तो ये सारी क्रियाएँ उनकी क्या कहलाती है, संरक्षण की क्रियाएं। तो इस प्रकार से स्वतंत्र व्यापार में इन क्रियाओं का बिल्कुल अभाव होता है, ये क्रियाएं नहीं की जाती। यानी कि स्वतंत्र व्यापार में घरेलू उद्योगों को सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता। व्यापार में सरकारी नियंत्रण का अभाव होता है, यानी कि व्यापारिक क्रियाएं बिल्कुल स्वतंत्रतापूर्वक की जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार का सरकारी नियंत्रण नहीं होगा, सरकार किसी भी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। एक पॉइंट रह गया था, घरेलू अर्थव्यवस्था में संरक्षण का अभाव होता है। वही बात है संरक्षण वाली, मैंने अभी बता दिया था आपको, ये हो गया था अपना पॉइंट। अगला देखिए, स्वतंत्र व्यापार में व्यापार चक्रों का न्यूनतम प्रभाव होता है। व्यापार चक्रों का न्यूनतम प्रभाव से क्या तात्पर्य हुआ। व्यापार चक्र क्या होते हैं। व्यापार चक्रों का मतलब होता है तेजी और मंदी का दौर। तेजी का दौर कहलाता है जब कीमतों में लगातार वृद्धि चलती है, लगातार वृद्धि
होती रहती है तो तेजी का दौर कहलाता है। इसके विपरीत यदि कीमतों में लगातार घटने का या कमी का दौर रहे तो वो मंदी का दौर कहलाता है। लेकिन स्वतंत्र व्यापार में इस तेजी और मंदी का दौर क्रमशः उपस्थित नहीं होता। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, जब व्यापार में तेजी का दौर है अर्थात कीमतों में लगातार वृद्धि है तो वस्तुओं का आयात किया जाएगा, जिससे वस्तुओं की पूर्ति बढ़ेगी और कीमतें पुनः अपने पुराने स्तर पर लौट आएगी। इसके विपरीत यदि मंदी का दौर है, कीमतें लगातार गिरती हैं, और तो इस सिचुएशन में जितना भी एक्सेस प्रोडक्शन है उसका क्या किया जाएगा? निर्यात किया जाएगा। निर्यात के कारण पूर्ति घटेगी और कीमतें पुनः अपने पुराने स्तर पर चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो कीमतों में कमी और वृद्धि का सिचुएशन है, कमी और वृद्धि की स्थिति है, ये खत्म हो जाएगी। यानी कि स्वतंत्र व्यापार में इन व्यापार चक्रों की उपस्थिति बिल्कुल न्यूनतम हो जाएगी। स्वतंत्र व्यापार आर्थिक असमानता में वृद्धि करता है। आर्थिक असमानता में वृद्धि किस प्रकार से करेगा? चूँकि पूंजीपति लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर सकते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं, तो और ज़्यादा पूंजीपति हो जाएंगे और गरीबों को पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण उनकी आय में कमी होगी और वो और अधिक गरीब होते जाएंगे। तो इस प्रकार से स्वतंत्र व्यापार आर्थिक असमानता में भी वृद्धि करता है। तो ये सारी हमने देखी स्वतंत्र व्यापार की क्या क्या विशेषताएँ हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। तो स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं? देखिए आप, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। स्वतंत्र व्यापार में चूँकि आयात निर्यात की स्वतंत्रता है, एक देश कहीं पर से किसी भी देश से आयात कर सकता है और कहीं भी निर्यात किया जा सकता है। तो इसका इफेक्ट होता है कि निर्यात बढ़ाने के लिए वो अपने प्राकृतिक संसाधन पूर्ण रूप से उपयोग करेगा और उनका विदोहन करेगा, जिससे उनका उपयोग संभव हो पाएगा। इसके अलावा अन्य विदेशों में ऐसी वस्तुएं उपलब्ध है, रॉ मटेरियल, जिनका दूसरे देश में प्रोडक्शन हो सकता है, तो वो वहाँ से रॉ मटेरियल मंगाकर रॉ मटेरियल प्राप्त करके और उनसे प्रोडक्शन करेगा, उत्पादन करेगा। तो इस प्रकार से संसाधनों का पूरा उपयोग प्रारंभ हो जाएगा। उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि। उपभोक्ताओं के जीवन स्तर में वृद्धि किस प्रकार से होगी? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत अधिक मात्रा में वस्तुएं प्राप्त हो जाती है, बहुत अच्छी नई तकनीक की वस्तुएं प्राप्त होती है और साथ ही साथ क्योंकि लार्ज स्केल पर वृहद स्तर पर प्रोडक्शन किया जाता है तो कीमतें भी कम रहती है। तो इन सभी का इफेक्ट क्या होता है? उपभोक्ता को कम कीमत पर अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाती है और ऐसी वस्तु भी प्राप्त हो जाती है जो अपने देश में उपलब्ध नहीं है। इन सब का ओवरऑल इफेक्ट होता है कि उपभोक्ता के जीवन स्तर में वृद्धि होती है। अगला देखिए, बाजार का विस्तार। देखिए, चूँकि स्वतंत्र व्यापार में आयात निर्यात की क्रियाएं बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी भी देश से आयात निर्यात किया जा सकता है, तो इसका इफेक्ट होता है कि एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर बाजार प्राप्त हो जाता है। विश्व में किसी भी देश से आयात किया जा सकता है और किसी भी देश को निर्यात किया जा सकता है, जिससे व्यापारिक क्रियाओं का विस्तार होता है और बाजार का विस्तार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एकाधिकारी प्रवृत्ति पर रोक। देखिए, किसी भी प्रकार का एकाधिकार देश में उपलब्ध स्थापित नहीं हो पाता। इसका मुख्य कारण क्या है? एकाधिकारी यदि किसी देश में है तो उसे अन्य देशों की वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, तो उसकी प्रतिस्पर्धा उसका एकाधिकार समाप्त हो जाएगा, उस प्रतिस्पर्धा के कारण एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्वतंत्र व्यापार में एकाधिकार स्थापित नहीं हो पाता, अन्य देशों की प्रतिस्पर्धा के कारण समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र व्यापार में सबसे बड़ी इसका एक फेवर ले सकते हैं हम, पक्ष में तर्क दे सकते हैं कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के अंतर्गत एक देश उन वस्तुओं का प्रोडक्शन करेगा जिसमें उसे बहुत अधिक कुशलता प्राप्त हो और तुलनात्मक रूप से जिसकी लागत कम आती है। तो इस सिचुएशन में एक देश उन्हीं वस्तुओं का प्रोडक्शन करेगा जिसमें उसकी लागतें कम होगी, कुशलता प्राप्त होगी। इसका इफेक्ट होगा उस देश को उस वस्तु के उत्पादन में लाभों की प्राप्ति होने लगेगी। और ऐसी वस्तुएं जिसमें तुलनात्मक लागत अधिक है, स्वतंत्र व्यापार के कारण उन वस्तुओं का आयात किया जा सकता है। तो इस प्रकार से श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभों की भी प्राप्ति होती है। अगला देखिए, अर्थव्यवस्था पर व्यापार चक्रों का न्यूनतम प्रभाव। चूँकि स्वतंत्र व्यापार है, आयात निर्यात की क्रियाएं बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी भी समय कितनी भी मात्रा में किसी भी वस्तु का आयात किया जा सकता है, निर्यात किया जा सकता है। इसका इफेक्ट क्या होता है? अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न नहीं हो पाते। व्यापार चक्र क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया था, तेजी और मंदी का दौर।
अब चूंकि तेज़ी का दौर है तो आयात करके वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाई जाएगी और कीमतों में कमी हो जाएगी, और यदि मंदी का दौर चल रहा है तो जितना भी एक्सेस प्रोडक्शन है उसे क्या किया जा सकता है, निर्यात किया जा सकता है। तो अर्थव्यवस्था में चूँकि निर्यात किया गया है, वस्तुओं की पूर्ति पुनः कम हो जाएगी और कीमतें अपने पुराने स्तर पर लौट आएगी। तो इस प्रकार से व्यापार चक्रों का प्रभाव बिल्कुल न्यूनतम रहता है। तो कीमतों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हो पाते, उच्चावचन उतार चढ़ाव नहीं हो पाते। उत्पादन पद्धतियों में सुधार। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वतंत्र व्यापार जब है तो अर्थव्यवस्था में कोई भी देश अन्य देशों की प्रतिस्पर्धा में तभी टिक पाएगा जब उसकी उत्पादन पद्धति बहुत ही अच्छी डेवलप हो, यानी कि जब वो प्रतिस्पर्धा कर रहा है तो उसकी कीमतें भी कम हो और वस्तु की क्वालिटी और किस्म भी बहुत अच्छी हो, गुणवत्ता प्रधान हो। तो ऐसी सिचुएशन में उत्पादन पद्धति में उसे सुधार करना ही पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ उसे अपनानी ही पड़ेगी। इस रिसर्च और डेवलपमेंट की पद्धति अपनाने का इफेक्ट होता है कि उत्पादन पद्धतियों में धीरे धीरे सुधार होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से स्वतंत्र व्यापार में उत्पादन की पद्धतियों में सुधार होना प्रारंभ हो जाता है। सामाजिक कल्याण में वृद्धि। देखिए, मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्र व्यापार के अंतर्गत उत्पादन के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग होना प्रारंभ हो जाता है। इसका इफेक्ट होता है कि जिस साधन ने, उत्पादन के साधन कौन कौन से थे, मैंने आपको पहले भी बताया था, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। तो उत्पादन के जिस साधन ने जितना सहयोग दिया है उसे उतना ही उसके बदले में रिटर्न प्राप्त होने लगता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। श्रमिक को उसके श्रम के बदले में अनुकूलतम मजदूरी मिलती है, उसका जीवन स्तर बढ़ेगा, अच्छा होगा। तो इस प्रकार से उत्पादन के अन्य जितने भी साधन हैं, उन्होंने जितना भी काम किया है उन्हें उनके बदले में पूरी मजदूरी, पूरा भुगतान प्राप्त होने लगता है। तो इसका इफेक्ट होता है कि धीरे धीरे सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। सस्ते आयात। देखिए, स्वतंत्र व्यापार में बाजार का विस्तार हो जाता है, बहुत बड़ा बाजार हमें मिलता है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है, कौन सी वस्तु कहाँ पर सस्ती मिलेगी ये आसानी से पता किया जा सकता है और उसी देश से आयात किए जाएंगे जहाँ पर वस्तु कम कीमत पर जहाँ से वस्तु कम कीमत पर प्राप्त की जा सकती है। तो इस प्रकार से आयात सस्ते हो जाते हैं। और साथ ही एक और बात है, तटकर की अनुपस्थिति होती है। मैंने अभी बताया था किसी प्रकार के प्रशुल्क नहीं लगाए जाते। तो जब प्रशुल्क की अनुपस्थिति है, कर नहीं लगाए जाएंगे तो उस वस्तु की कीमत वैसे ही कम होगी, तो आयात वैसे ही सस्ते हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रों में परस्पर सद्भावना और सहयोग की स्थापना। देखिए, जब विभिन्न राष्ट्र आपस में क्रय विक्रय की क्रिया करेंगे तो उनमें परस्पर सद्भावना रहेगी, सहयोग की भावना विकसित होगी, मिलजुल कर वो कार्य करेंगे। चूँकि विशिष्टीकरण के लाभ लेने के लिए एक देश एक ही वस्तु का प्रोडक्शन कर रहा है जिसमें उसे कुशलता प्राप्त है, तो अन्य वस्तु के लिए उसकी निर्भरता दूसरे देश पे बढ़ेगी। तो इसका इफेक्ट होगा, वो मिलके काम करेंगे, सद्भावना पूर्वक और सहयोग पूर्वक काम करने लगेंगे, एक दूसरे पर अच्छे से एक दूसरे पर निर्भर होकर काम करेंगे। तो सहयोग की भावना बढ़ेगी, सद्भावना की भावना उनमें आपस में विकसित हो जाएगी। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। देखिए, जब उत्पादन के सारे साधन काम पर लगे हैं, उन्हें रोजगार प्राप्त होता है, तो उसका इफेक्ट होता है कि उनकी आय बढ़ेगी। और जब उत्पादन के साधनों को पर्याप्त मात्रा में आय मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के कारण देश की आय, राष्ट्रीय आय की भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से उत्पादन के साधनों को कार्य मिलने के कारण, रोजगार मिलने के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। तीव्र औद्योगिकरण। तीव्र औद्योगिकरण, देखिए, स्वतंत्र व्यापार में ही तीव्र औद्योगिकरण संभव है। स्वतंत्र व्यापार में एक देश आसानी से कच्चा माल मंगा सकता है, किसी भी प्रकार की मशीन आयात की जा सकती है, किसी भी प्रकार की तकनीक आयात की जा सकती है। तो इस प्रकार से जब एक देश में कच्चा माल, मशीनरी या अन्य जितने भी संसाधन हैं, तकनीकी है, ये प्राप्त होगी, तो धीरे धीरे उस देश का क्या होगा, औद्योगिकरण होने लग जाएगा और इसमें तीव्रता आएगी। बहुत तीव्र गति से औद्योगिकरण प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि उसे अपना प्रोडक्शन बेचने के लिए किसी भी प्रकार का सोचने की ज़रूरत नहीं है, निर्यात आसानी से किए जा सकते हैं, तो वो प्रोडक्शन भी बढ़ाएगा। तो तीव्र गति से देश का औद्योगिकरण होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सारे स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में हम तर्क दे सकते हैं कि स्वतंत्र व्यापार किस प्रकार से अच्छा रहता है देश के लिए। अगला देखिए, स्वतंत्र व्यापार के विपक्ष में तर्क। स्वतंत्र व्यापार के विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। हर
पॉइंट, हर सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ उसके फेवर में और कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस भी सामने आ जाती है। तो स्वतंत्र व्यापार की विपक्ष में हम क्या तर्क दे सकते हैं, ध्यान दीजिए। अर्ध विकसित एवं विकासशील देशों को हानि। स्वतंत्र व्यापार की सबसे बड़ी हानि झेलनी पड़ती है अर्ध विकसित और विकासशील देशों को, क्योंकि विकसित देश बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं, उनकी वस्तुओं की कीमतें बहुत कम होती है, वृहद स्तर पर उत्पादन करते हैं, इसका इफेक्ट होता है उनकी कीमतें कम होती है और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अर्ध विकसित देशों में या विकासशील देशों में पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते, प्रोडक्शन बहुत ही अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत कम स्तर पर, जिसको हम बोल सकते हैं लघु स्तर पर होता है, तो इसका इफेक्ट होता है कि उनके वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा अधिक रहती है और वो विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, धीरे धीरे उनके उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से विकासशील देशों को इससे हानि होती है। शिशु उद्योगों का पतन। देखिए, शिशु उद्योग कौन से होते हैं, जो अभी स्थापित ही हुए हैं, नए नए उद्योग शुरू हुए हैं। अब चूँकि नए उद्योग शुरू हुए हैं तो उनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजीगत साधन नहीं है, वित्तीय संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं हो पाती और साथ ही उनका प्रोडक्शन भी बहुत बड़े स्तर पर नहीं है, लघु स्तर पर प्रोडक्शन होता है। तो होता ये है कि उनकी वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाती है, लागत ज़्यादा आती है, कीमत ज़्यादा होती है। अब वो बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ नहीं होते, तो धीरे धीरे उनकी वस्तुओं की मांग कम होती जाती है और उन उद्योगों का पतन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बेरोजगारी की समस्या की उत्पत्ति। जब उद्योग धंधे बंद होने लगते हैं, वैसे ही रोजगार की समस्या रहती है विकासशील देशों में या अर्ध विकसित देशों में, पिछड़े देशों में रोजगार की संभावनाएं, रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में विकसित नहीं हो पाते। और दूसरा, शिशु उद्योग प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पा रहे हैं, विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा हो जाती है, तो धीरे धीरे ये उद्योग धंधे बंद होने लगते हैं और बेरोजगारी की स्थिति बहुत ही भयावह परिस्थिति में पहुंच जाती है, बहुत ही विकट परिस्थिति में पहुंच जाती है। तो बेरोजगारी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। गलाकाट प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा। स्वतंत्र व्यापार में विभिन्न देश, विकसित देश विकासशील देशों में अपनी वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करते हैं। इसका इफेक्ट क्या होता है कि विकासशील देशों में उद्योग धंधे बंद होने लगते हैं क्योंकि उनकी वो कीमतें ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से एक गलाकाट प्रतिस्पर्धा का दौर प्रारंभ हो जाता है। अगला देखिए, आर्थिक असमानता में वृद्धि। जो देश विकसित हैं वो और ज़्यादा विकसित हो जाता है क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं और अधिक मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं और उनकी कीमतें लगातार कम होती जाती है, जिसका इफेक्ट होता है कि उनकी वस्तुओं की मांग विश्व बाजार में बढ़ती जाती है और वो और ज़्यादा डेवलप होते जाते हैं। इसके विपरीत जो पिछड़े राष्ट्र हैं, चूँकि उनकी वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा होती है, धीरे धीरे उनकी वस्तुओं की मांग कम होती जाती है और उनके उद्योग धंधे पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं, उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। तो इसका इफेक्ट होता है कि उन देशों की जनता और ज़्यादा गरीब होने लगती है बेरोजगारी के कारण। तो अमीर देश, विकसित देश और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, विकासशील देश या पिछड़े देश और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। अवास्तविक मान्यताएं। देखिए, स्वतंत्र व्यापार की प्रणाली इस मान्यता पर चलती है कि मार्केट में पूर्ण प्रतिस्पर्धा विद्यमान है, रोजगार के पूर्ण अवसर विद्यमान हैं, सभी जनता रोजगार में लगी है। तो वास्तविकता ये है कि ना तो पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है और ना ही स्वतंत्र व्यापार होता, ना तो पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है, ना ही पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र व्यापार की क्रिया अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक हस्तक्षेप में वृद्धि। देखिए, स्वतंत्र व्यापार में विभिन्न देश स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं, तो धीरे धीरे विकसित देश विकासशील देशों की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं क्योंकि उनका मेन मोटो होता है अपने व्यापार का विस्तार करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो इसके कारण वो धीरे धीरे विकासशील देशों की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देते हैं और ये राजनीतिक हस्तक्षेप किसी भी देश के लिए एक बहुत ही भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देती है। नेक्स्ट देखिए, सरकारी राजस्व की हानि। मैंने आपको बता दिया था अभी कि स्वतंत्र व्यापार में किसी भी प्रकार का प्रशुल्क या तटकर नहीं लगाया जाता। जब किसी भी प्रकार का तटकर और प्रशुल्क नहीं लगाया जाता तो इसका मतलब है सरकार को राजस्व की हानि होगी। जब सरकार को कर ही प्राप्त नहीं होंगे तो उसे हानि ही होनी है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिकूल भुगतान संतुलन। प्रतिकूल भुगतान संतुलन से क्या तात्पर्य हुआ, यानी कि जब एक देश के पास निर्यात
उसके कम है और आयात बहुत ज़्यादा है तो उसका भुगतान संतुलन प्रतिकूल अवस्था में होगा। विकासशील देशों के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्हें विदेशी वस्तुएं बहुत सस्ते में मिल जाती है तो उनके आयात बहुत बढ़ जाते हैं और निर्यात उनके कम रहते हैं, क्योंकि उनकी वस्तुएं वैसे ही महंगी है तो उनके निर्यात कम होते हैं और आयात बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो इसका इफेक्ट होता है कि उनका भुगतान संतुलन हमेशा प्रतिकूल अवस्था में बना रहता है। हानिप्रद वस्तुओं का आयात। देखिए, हानिप्रद वस्तुएं बहुत बार स्वतंत्र व्यापार में ये होता है कि विदेशों से बहुत ऐसी वस्तुएं मंगा ली जाती है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोई भी मादक पदार्थ हो गए या अन्य नशीली दवाएं जितनी भी हैं उनका आयात बढ़ जाता है और वो देश में लोगों की स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। तो इस प्रकार से हानिप्रद वस्तुओं का आयात भी बहुत बार हो जाता है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, आय का प्रतिकूल वितरण। देखिए, आय का वितरण किस में होता है, मैंने अभी बताया था। आय का वितरण विकसित देशों के फेवर में होना प्रारंभ हो जाता है या जो अमीर वर्ग है उसके फेवर में होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से आय अमीर देशों के पास ज़्यादा पहुंचती है और गरीबों की आय लगातार घटती जाती है। तो इस प्रकार से ये कुछ पॉइंट हैं जो स्वतंत्र व्यापार की हानियों को बताते हैं या उसके विपक्ष में हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र व्यापार इन आधारों पर हानिकारक है। साथ ही आज का टॉपिक अपना यहीं कंप्लीट होता है। कोरोना वायरस है, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। ओके।